महीने में कोर्स तो वैसे पूरा हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज के टॉपिक जितने भी होंगे वैसे ही अंदर आ जाएंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग की टेस्ट में आपकी रैंक कम हो, लेकिन इस हिसाब से चलोगे तो 5वें 6ठे टेस्ट के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी रैंक धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा सुझाव है। बाकी आपको अगर लगता है कि आप 6 ही दिन टेस्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भी अपने स्तर पर ठीक हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये रणनीति ज्यादा सही रहती है। इसमें टेस्ट की रैंक कम आ सकती है, लेकिन कोर्स 2 बार पूरा होगा। कैसे होगा? 5 दिन जो कर रहे हो ये अपने लेवल पे चलेगा, ये 2 दिन टेस्ट सीरीज के अनुसार पढ़ोगे तो टेस्ट सीरीज भी कोर्स आपको पूरा करवाती है, तो इसमें भी कोर्स पूरे होंगे, इसमें भी कोर्स पूरे होंगे, तो आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होगी कि लास्ट में आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज चल रही है तो इस हिसाब से चलने दीजिए। कोचिंग्स वगैरह जो है वो अगर कर रहे हो तो अभी मुझे लगता है कि इस समय आपको छोड़ देनी चाहिए, और 15-20 दिन जा सकते हो, फिर नहीं। उसके बाद आप कंप्लीटली आप अपने मटेरियल पर भरोसा करके और उस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए एकांत बैठ के। ठीक है, तो कोचिंग हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई। इसके अलावा आप लाइब्रेरी वगैरह में कहीं जाते हैं और अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह है तो लाइब्रेरी चेंज कर दी। आजकल क्या होता है, लाइब्रेरी में भी ग्रुप बन जाते हैं और वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बेहतर ये होता है कि ऐसी लाइब्रेरी पकड़िए जहाँ कोई नहीं जानता हो, क्योंकि जितना इस लाइमलाइट से, जितना इस दुनियादारी से दूर रहोगे, जितना डेकोरम से दूर रहोगे, माहौल से दूर रहोगे, उतना आप अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे ग्रुपिंग में वगैरह में करोगे तो पढ़ाई उन चीज़ों से बहुत प्रभावित होती है। फिर पढ़ाई आपकी उनके लिए होती है, परिणाम के लिए नहीं होती। कई बार क्या होता है, जैसे 5-6 दोस्त हैं, उनमें हमने उनको दिखाने के लिए हम पढ़ते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे, हम अच्छे आंसर देंगे तो हमारा डेकोरम बनेगा, हम वो लोग हमारे को बढ़िया बढ़िया कहेंगे। ह्यूमन प्रवृत्ति होती है ना ऐसे अटेंशन पाने की, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हम उनके लिए पढ़ते हैं। हम उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में कैसे परफॉर्मेंस करनी है। फिर रिजल्ट आते हैं तब फेल हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो कोशिश करना कि ऐसी लाइब्रेरी में जहाँ डिस्टर्ब वगैरह हो तो आप दूर हो जाइए, घर पे पढ़ सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है तो उन चीज़ों से दूर हो जाइए आप। तो कोचिंग हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, लाइब्रेरी वगैरह हो गई, और अब बात आती है 2 पेपर है इसमें, और 2 पेपर है। आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में पहला पेपर 200 अंक का है और दूसरा पेपर आपके 300 अंक का है। दूसरा आपके सब्जेक्ट का है, पहला आपके जीके का है। तो इन दोनों को एक साथ मैनेज करना है। आप है वो ऐसा ना करें कि पहला पेपर छोड़ दें दूसरा पढ़े, या दूसरा छोड़ दें पहला पढ़े, क्योंकि सीट जो है वो अभी कम है, लेकिन हाँ वो बढ़ भी जाएगी मगर फिर भी कम है। ऐसी स्थिति में अगर आप केवल एक पेपर के भरोसे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको असफलता ही मिलेगी। तो कोशिश करना दोनों पेपर साथ लेके चलें। कैसे चलना ये भी हम बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और कि अभी आप जो अध्यापक का सिलेबस है वो ना पढ़ें, अभी आप केवल वरिष्ठ अध्यापक देखें, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक देखने के बाद नंबर आएगा अध्यापक का। मैंने अच्छे से स्टडी करी, जैसे हिंदी है तो वरिष्ठ अध्यापक की हिंदी तैयार करने के बाद अध्यापक में दिक्कत नहीं आती। सामाजिक तैयार करने के बाद SST वालों को L2 में दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश, सिंधी, उर्दू सब लगभग, मैथ, साइंस सारों का। तो आप अगर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आप वरिष्ठ अध्यापक की करिए। अभी आप अध्यापक को टाइम ना दें बीच में। अध्यापक को टाइम आप कब दें, जब इनकी परीक्षाएं हो जाती है, इसके बाद में भी आपको 4 महीने का बढ़िया समय मिलेगा, उसमें आप अध्यापक कर सकते हो। मैंने एक PDF बनाई है जिसमें वरिष्ठ अध्यापक और का सामाजिक का और L2 की सामाजिक में कौन से टॉपिक डिफरेंस है, कौन से अलग, इस पर मैं एनालिटिकल एक वीडियो और बना दूंगा आगे। इस तरह से आप भी बना लेना, मैथ वाले बना लो, हिंदी के बना लो बच्चे, और जो जो टॉपिक अलग है वो आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे SST के लिए या L2 के लिए, तो ज़्यादा उसमें माथा बोड़ी नहीं है। तो आप अभी अध्यापक ना करें, L2 सेकेंड ग्रेड खत्म होने के बाद आप L2 का देखना शुरू करें। अभी आप फर्स्ट ग्रेड में माथा बोड़ी ना करें। अच्छा, वरिष्ठ अध्यापक पे वही बच्चे काम करें जो करते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से। अभी आप वरिष्ठ अध्यापक को लेके बैठोगे तो कुछ हासिल नहीं होना है, समय खराब करना है। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक पिछले 5-6 महीने से करते आ रहे हैं तभी आप इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जिसकी कर रहे हैं उसी की करते रहें। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो अध्यापक की कर रहा था, 3rd ग्रेड की कर रहा था, और अभी क्या मैं अभी 2nd ग्रेड की शुरू कर देता हूँ, तो कोई बहुत अधिक फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, उस बच्चे को हो सकता है जो बहुत सीरियस कैंडिडेट है। हाँ, सीरियस कैंडिडेट होता तो वो पहले से 2nd ग्रेड की करता, ठीक है।
तो अभी ध्यान ये रखना है कि जो वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं बच्चे, वो वरिष्ठ अध्यापक की करते रहे। जिसने वरिष्ठ अध्यापक की अभी तक की नहीं है, सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं करे। अध्यापक की कर रहा है अध्यापक की चलने दे, व्याख्याता की कर रहा है तो व्याख्याता की करने के बाद आप अध्यापक पे लग जाए। जैसा भी मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के कहा था, तीनों को एक साथ कैसे मैनेज करें उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें मटेरियल की बात नहीं करूंगा, सामग्री की, क्योंकि सामग्री की बात अब करना मूर्खता है। मूर्खता कैसे है? 5 महीने रहे परीक्षा को, तो अभी मैं सामग्री बताऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। बेहतर यह है कि आपने जो सामग्री पढ़ी है उसी को पढ़ें, नई सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। और हर पार्ट के लिए एक एक सामग्री रखें, बहुत अधिक सामग्री ना रखें। जो भी है आपके पास उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है ना। तो अभी मैं सामग्री की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है, और अभी तो 5 महीने रहे हैं, इससे पहले आपने पढ़ाई है, तो सामग्री आपके पास तो है। बस ध्यान रखना कि अब जो पढ़ा है वही पढ़ना है, उसी सामग्री को पढ़ना है। नई सामग्री पे आपको ज्यादा अपनी एनर्जी खराब नहीं करना है, ठीक है। ये बातें तो होगी बेसिक बातें। और अब बात आती है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को एक साथ कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये फर्स्ट पेपर, ठीक है, और ये सेकंड पेपर। अब ध्यान इस बात का रखना है कि लेना दोनों को साथ में है, छोड़ना नहीं है। अब सेकंड पेपर के साथ क्या दिक्कत है यहाँ पे कि किसी के गणित होगा, ठीक है, किसी के हिंदी होगा, किसी के अंग्रेजी होगा, किसी के आपके एसएसटी होगा, किसी के साइंस होगा। सभी के अलग अलग मैटर है यहाँ पे, तो सभी की समान रणनीति हो नहीं सकती। मैं एक एक के ऊपर बात कर लेता हूँ। जैसे गणित है, तो आपका गणित कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका गणित बहुत अच्छा है तो आप पुराने पेपर के एनालिसिस करके डेली कम से कम 5-6 घंटे आप गणित को दीजिए बढ़िया तरीके से। आप उसमें ग्रेजुएशन लेवल को भी दीजिए, थोड़ा बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन के कंटेंट आते हैं उसको भी रटने की कोशिश करिए, क्योंकि गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा कर नहीं पाता है कंटेंट को, तो कई बार वो प्रश्न फिक्स होते हैं, तो उस पर भी ध्यान दें। और 12वीं तक की किताबों का कंटेंट बहुत बढ़िया तैयार करें। ऐसे करके डेली आप 5-6 घंटे गणित को बढ़िया से दीजिए। अब ये आप सुबह भी दे सकते हो, शाम को भी दे सकते हो, मगर देना जरूर। हिंदी है तो हिंदी का जो पोर्शन है, जिसमें आपका लिटरेचर पोर्शन हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे ग्रामर हो, है ना, उसको भी आप डेली 4-5 घंटे अपने हिसाब से हिंदी को दीजिए, कम से कम 4-5 घंटे दीजिए। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मुझे हिंदी पूरी आती है। इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी इसी तरह से आपको 4-5 घंटे, 6 घंटे, अंग्रेजी को भी आपका जो भी कंटेंट है वो सुबह शाम किसी भी समय एक टाइम ऐसा रखिए जिसमें आप पढ़ो। एक में बोर होते हो तो 2 ले लो, जैसे साहित्य पढ़ लिया, फिर काव्य शास्त्र देख लो, एक साथ 2-2 पोर्शन लेके चल सकते हो बढ़िया से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। एसएसटी है तो एसएसटी में आप क्या करना है, एसएसटी में आप 2 चीजें करो। एक बड़ा सब्जेक्ट ले लो, बड़ा सब्जेक्ट जैसे इतिहास हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ये बड़े सब्जेक्ट है। एक आपके जियोग्राफी हो गया, ये बड़े सब्जेक्ट में आते हैं। इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये बड़े सब्जेक्ट हो गए। और ये बड़े और छोटे सब्जेक्ट हो गए। छोटे सब्जेक्ट में जैसे समाज शास्त्र है, और इसमें आपके अर्थशास्त्र तो वैसे बड़े सब्जेक्ट में आ जाता है, लोक प्रशासन है, और इसके साथ साथ आपका दर्शन शास्त्र है और टीचिंग मेथड है, ठीक है, शिक्षण विधियां जैसे आप कह सकते हो। ये छोटे सब्जेक्ट है 4। तो एसएसटी में 8 सब्जेक्ट है। एसएसटी के स्टूडेंट को क्या करना है, एक छोटा सब्जेक्ट रखिए और एक बड़ा सब्जेक्ट रखिए, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए। जैसे मान लो मॉर्निंग में आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं, तो जैसे आपने एक समाज शास्त्र ले लिया, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए, तो इसके साथ में ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। फिर जैसे इनमें से एक पूरा हुआ, समाज शास्त्र पूरा हुआ तो लोक प्रशासन ले लो, उसके साथ में जैसे इधर ज्योग्राफी पूरी हो गई है तो इकोनॉमिक्स ले लो, दर्शन शास्त्र हो गया। तो इस टाइप से एक बड़ा सब्जेक्ट रखिए, एक छोटा रखिए। अगर आप एक बड़ा सब्जेक्ट लेके बैठ गए तो वो सब्जेक्ट आपसे पूरा ही नहीं हो पाएगा, और एक में ही आप रह जाओगे, 7 पीछे रह जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलोगे ना, तो होगा क्या, जैसे मान लो कि 2-2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चले, 1 महीने में 2 हो गए, तो 4 महीने में एक बार तो कम से कम होंगे। और मेरा ये मानना है कि
5 महीने पड़े हमारे पास में, तो लास्ट में एक बार और हो जाते हैं, तो 2 बार कोर्स बढ़िया हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि आप एक बड़ा सब्जेक्ट रखिए, एक छोटा सब्जेक्ट रखिए। एसएसटी के लिए ये दिक्कत आती है। बाकी साइंस है तो साइंस में भी आपको पता है कि मैथ नहीं आएगी, बाकी तो 3 पोर्शन आएंगे। फिजिक्स दिक्कत करती है साइंस वाले बच्चों के लिए, तो जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ ली अच्छी तरीके से, फिजिक्स में भी कोशिश करिए कि 50 में से आप 10-12 सवाल निकालने की कोशिश करें। कई बार बच्चों के 5-6 भी नहीं आ पाते फिजिक्स में, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। तो इस हिसाब से सेटलमेंट बनाएं कि सब्जेक्ट आप जो है वो कम से कम 5-6 घंटे को सब्जेक्ट को दें, क्योंकि 300 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और इसकी कोई टेस्ट देते हैं, इसके अभ्यास जितना हो सकता है उतना करिए। हर दिन ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर को बहुत अधिक समय नहीं दो तो भी आप कम से कम 2-3 घंटे की एक शिफ्ट तो आप इसको दे ही दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शिफ्ट इसको दें और 2 शिफ्ट इसको दें, तो 3 शिफ्ट की पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। एक मॉर्निंग शिफ्ट की, एक मिड डे शिफ्ट की, एक नाइट शिफ्ट की। अब कोई नाइट शिफ्ट लंबी लेता है तो मॉर्निंग शिफ्ट छोटी हो जाती है, दिन की शिफ्ट छोटी हो जाती है। कोई मॉर्निंग शिफ्ट लंबी लेता है, सबके ऊपर है। हर व्यक्ति का एक प्रकार से बायोलॉजिकल घड़ी अलग अलग चलती है। कोई मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। आप शिफ्ट के हिसाब से पढ़ लीजिए। 3 शिफ्ट आपको लगानी है, तो 2 शिफ्ट आप सेकंड पेपर पे रहने दो, 1 शिफ्ट आप फर्स्ट पेपर पे लगा लो। फर्स्ट पेपर के आपके पास में अगर किसी संस्थान के नोट्स हैं तो नोट्स ही पढ़िए, किताब की जरूरत नहीं। अगर आपने फर्स्ट पेपर की कोई गाइड ला रखी है तो गाइड ही पढ़ते जाइए। इसमें करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर की मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। और करंट का क्या किया जा सकता है, करंट अफेयर की मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो आप 2-3 घंटे इसको फर्स्ट पेपर को दे दीजिए, और ये ऐसे समय दीजिए जिस समय बहुत खाली टाइम हो, जैसे नाइट को दे दिए 2-3 घंटे बढ़िया, और या फिर दिन में इसको दे दिए। ऐसे भी कर सकते हो। एक शिफ्ट में जैसे सुबह सुबह आपने इसका एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दिन में फर्स्ट पेपर पढ़ लिया, रात को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसे किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहता है और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई मेरा 500 का 500 7 को चल रहा है। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में जैसे सुबह आपने एक पार्ट ले लिया, दिन में ये पढ़ लिया बढ़िया, और रात को हिंदी का कोई दूसरा पार्ट आपने ले लिया। इस तरह से आप चल सकते हो ठीक तरीके से, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहता है। और ये 5 दिन ऐसे चलाइए, और फिर यहाँ 4 दिन चलाइए, और फिर आप 2 दिन आप है वो इसको अपन ने थोड़ा 5 और 2 लिख लिया, इसको आप 4 और 3 भी कर सकते हैं। जैसे सोम मंगल बुध गुरु को आपने 4 दिन इस तरह से पढ़ाई कर ली, और फिर शुक्र शनि को आपने टेस्ट सीरीज को देख लिया, टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार करके, और संडे को बढ़िया टेस्ट दे दिया। इस हिसाब से चल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है। अगर इसी प्रकार से चलते हैं आप, और कोशिश करिए ऐसे चलते चलते कम से कम परीक्षा से 15 दिन पहले तक, जैसे किसी 7 सितंबर को मान लो परीक्षा है, तो 15 अगस्त तक एक बार सिलेबस 1 या 2 बार कर लो। आप कोशिश करिए 15 अगस्त तक, क्योंकि एक बार सिलेबस करने में 2 महीने तो कम से कम लगते हैं। तो एक बार सिलेबस कोशिश करिए कि मई लास्ट तक हो जाए, एक बार जून और जुलाई में हो जाए, ठीक है। और फिर तीसरी बार आप है वो परीक्षा से 15 दिन पहले मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट को फास्ट गति से निकालिए। तो 2 से 3 बार कोर्स करोगे ना, तभी जाके 3 बार कोर्स करना मतलब ये हुआ कि आपकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कोशिश करोगे तो मुझे लगता है चीजें हो जाएगी। यही प्लानिंग बढ़िया प्लानिंग है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके लेवल के अनुसार। आप सोचोगे सर मेरा मैथ बहुत शानदार है, हिंदी बहुत अच्छी है, तो ठीक है आप इसको 1 शिफ्ट देके इसको 2 शिफ्ट दे दो, वो आपके ऊपर है। ये लेवल मुझे नहीं पता, सब बच्चों के लिए समान रणनीति नहीं हो सकती, सब बच्चों के लिए हम समान रूप से नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ चीजें आपको लगती है कि ये मेरे अनुसार ठीक नहीं है, आप मेरी इस रणनीति को भी लागू करो ना, तो भी मॉडिफाइड करके करो, हूबहू लागू करने की भी जरूरत नहीं है। इस हिसाब से आप चलिए और प्रयास पूरा करिए कि 3 बार कोर्स हो जाए। अच्छा, हर एक चीज याद हो ये जरूरी नहीं है, बस कोशिश करिए कोर्स पढ़ लो 1-2 बार, क्योंकि 2-3 बार कोर्स पढ़ने के बाद हम प्रश्न को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालने की स्थिति में आ जाते हैं। और हर चीज बेटा किसी को याद नहीं होती है। अगर मैं कहूं कि मुझे 100% याद है तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। हर चीज किसी को याद नहीं होती। आप परीक्षा में जाओगे ना तो आपको कहें कि आप केवल वही प्रश्न करिए जो आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं, तो आप फेल होंगे और कट ऑफ से 40-50 नंबर नीचे रहेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको 2 एग्जैक्टली इतने प्रश्न आ रहे होते जितनी कट ऑफ रहती है। हर व्यक्ति रिस्क लेता है, हर व्यक्ति जो है वो
कम से कम 20-30% प्रश्नों पे 2 विकल्प में फंसता है। क्यों? क्योंकि सारा किसी को याद नहीं होता। सारा तब याद होता जब 20-30 बार रिवीजन हो, और 20-30 बार रिवीजन करने के लिए 3-4 साल की तैयारी चाहिए होती, कम से कम मैं मानता हूं। इसलिए